हेलो दोस्तों, मैं शिवानी मैम आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 15। आज के प्रैक्टिस सेट में देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिया है। आप सब क्लास में बने रहें, इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। प्रश्न है, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से, अशोक के अभिलेख से, अशोक के शिलालेख से, या जैन धर्म के समवाय सूत्र से। डी है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर से। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। भारत में लिपि का प्राचीनतम सबसे पुष्ट प्रमाण जो मिलता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता में। राइट आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। दिव्यावदान है, ललित विस्तर है, त्रिपिटक है, या इनमें से कोई नहीं। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर होगा ललित विस्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंद नागरी। इनमें से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ये बताना है। राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। चित्रलिपि से हुई है, या ब्राह्मी, या सामी। डी है अमराइक। ये अमराइक है, अमेरिक लिखा हुआ है। ऑप्शन डी जो है अमराइक लिपि होगा। प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। राइट आंसर होगा अमराइक लिपि। डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया है। प्रिंसेप, मैक्समूलर, हीलर या बिल्ड। ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया है। राइट आंसर होगा प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों में सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। जेम्स प्रिंसेप का है, बूलर का है, या ग्रियर्सन। डी ऑप्शन है मैक्समूलर। प्रश्न है, भारतीयों में सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बूलर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है ये लिपि दी गई है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक लिपि, अमराइक लिपि। इनमें से अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपियाँ कौन सी है ये बताना है। कौन सी लिपि है जो अशोक की अभिलेखों में मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ये चारों लिपियाँ जो है अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है। कुटिल लिपि, समेटिक लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, या नेपाली लिपि से। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुटिल लिपि। देखते हैं अगला प्रश्न, लिपि के अर्थ में नागरी तथा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। प्रश्न है, लिपि के अर्थ में नागरी तथा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में। देखते हैं अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। भगवत गीता, सप्तोपनिषद, या अष्टाध्यायी, या चाइना इलेस्ट्रेटा। देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
चाइना इलेस्ट्रेटा। आगे देखते हैं, भारत में नागरी के अक्षर टाइप बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? भारत में नागरी का अक्षर बनाने का जो श्रेय है वो किसको माना जाता है? किसने सबसे पहले नागरी को अक्षर में बनाने का कोशिश किया था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स विलियम्स तथा पंचानन को। 12वां प्रश्न है, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? बिहार में देवनागरी लिपि जो है किसने प्रचलित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूदेव मुखोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सा है? ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि में सर्वप्रथम लिपि कौन सा है? रोमन लिपि, अम्हारिक लिपि, देवनागरी लिपि या फारसी लिपि? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि वर्णात्मक है या चित्रात्मक या भावात्मक या अक्षरात्मक? राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। और अगर रोमन लिपि पूछता है तो रोमन लिपि जो है वर्णात्मक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? रोमन लिपि से या ब्राह्मी लिपि से या संधव से या खरोष्टी से? देवनागरी ने विराम के चिन्ह जो होते हैं वो किससे ग्रहण किए हैं? किस लिपि से लिया गया है? राइट आंसर होगा रोमन लिपि से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, स्वरों के ह्रस्व या दीर्घ भेद जैसी वैज्ञानिकता अन्य लिपियों में नहीं। बी है, इसमें अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है। सी है, देवनागरी में सभी जाति भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। डी है, इसमें वही पढ़ा जाता है जो लिखा हो। इसमें से कौन सा असत्य है? क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है असत्य है। इनमें अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है, ये गलत है। बाकी सारे आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? देवनागरी में व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। 12 खड़ी किसे कहते हैं? 12 खड़ी किसे कहते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 12 खड़ी जो है व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना जो होता है उसको 12 खड़ी कहते हैं। अगला देखते हैं, देवनागर पत्र का संपादन किसने किया? लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, श्याम सुंदर दास, जस्टिस चरण मित्र और या गौरी शंकर भट्ट ने? देवनागर पत्र का संपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस शारदा चरण मित्र ने। देखते हैं अगला प्रश्न, एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष क्या होता है? एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन और नीचे है यहाँ पे। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। स्वर एवं मात्राओं के प्रयोग से लेखन सौकार्य का अभाव, आशुलेखन टंकण और मुद्रण में कठिनाई। सी है, वर्णों की संख्या 50 से भी कम होना। डी है, एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना। इनमें से कौन सा आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति एवं एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे, सुनीति कुमार चटर्जी, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने या बाल गंगाधर तिलक ने? प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? सही उत्तर है महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा? भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर हरदेव बाहरी, सुनीति कुमार चटर्जी, डी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव जो है किस विद्वान ने रखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अ के आधार पर स्वरों का लेखन का जो है सुझाव दिया? यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है आ, आई, ओ, औ, इसका जो है सुझाव किसने दिया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, नागरी प्रचारणी का सभा काशी ने या कोलकाता के शारदा चरण मित्र ने, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। देखते हैं अगला प्रश्न। सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? हरिजन सेवक, अल्मोड़ा समाचार पत्र में या समाचार सुधावर्षण में या उदंत मार्तंड में? सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का जो प्रयोग था वो किस समाचार पत्र में होता था? और राइट आंसर होगा हरिजन सेवक समाचार पत्र में। देखते हैं अगला प्रश्न। एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, शारदा चरण मित्र, काका कालेलकर या विनोबा भावे? सही उत्तर है शारदा चरण मित्र। अगला प्रश्न है, सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से, विनोबा भावे या बाबा आमटे या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, लोकनागरी लिपि निम्नलिखित में से किसका है? सावरकर बंधु या विनोबा भावे, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? लोकनागरी लिपि किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। देखते हैं अगला प्रश्न। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया? 1845 ईस्वी, 1945, 1954 या 1967? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया था? राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी में, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? नागरी लिपि सुधार समिति का या साहित्यकार कल्याण समिति का, राष्ट्रभाषा समिति का? डी है नागरी मानकीकरण का। राइट आंसर क्या होगा? इन तीन ऑप्शन में से ही आप लोग बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागरी लिपि सुधार समिति। देखते हैं अगला प्रश्न। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू श्याम सुंदर दास? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काका कालेलकर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? 1937, 1940, 1947, 1950। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष कौन थे? राम मनोहर लोहिया, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सुनीति कुमार चटर्जी या आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है देवनागरी लिपि सुधार जो समिति थी उसके संबंध में जो है आचार्य नरेंद्र देव समिति जो था उसके संबंध में कथन असत्य कथन बताना है। पहला है, अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथावत बनी रहें किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए, या लौ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए ऐसा नरेंद्र देव समिति में नहीं था। अगला प्रश्न है, नागरी अंकों का विकास हुआ है सैंधव से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से या अमराइक से? नागरी अंकों का जो है विकास किससे हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में, बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर में या जैन ग्रंथ समवाय सूत्र में या 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों में? ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? देवनागरी लिपि का मानकीकरण किसने किया? सही उत्तर होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने। अगला है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? ऊपर था कि किसने किया, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? 1936 में, 1946 ईस्वी या 1956 या 1966 में? इसका सही उत्तर है 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है? संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठ वर्ण में जो है संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए हलंत लगाना आवश्यक है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किसका है? प्रश्न है, देवनागरी लिपि जो है दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने, भूदेव मुखोपाध्याय ने, राहुल संस्कृत्यायन ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, ग्रियर्सन ने, स्लोन डुप्लायन ने या पिटमैन ने? प्रश्न है, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिटमैन ने कहा था। अगला प्रश्न है, समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि का नितांत आवश्यक है,
देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है, ऑप्शन ए सही है, वी कृष्ण अय्यर का, जस्टिस वी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आशा करती हूँ इन क्वेश्चन से जो आप लोगों की तैयारी में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की तैयारी और मजबूत हो और आप लोग अच्छे से पढ़िए, पेपर नज़दीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।